वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग साइंस के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देख लीजिए। डेली रात को 9 बजे हम लोग यूपीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़ अभी सॉल्व कर रहे हैं। साइंस की सेक्शन वाइज चल रहा है, तो अभी साइंस की, फिर अगले सब्जेक्ट को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। 500 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूपीपीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके साथ साथ अभी कुछ एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की वैकेंसी आ रही हैं। इन सभी एग्ज़ाम की कंबाइंड प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की सेपरेट प्रिपरेशन करनी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप सारा मटेरियल एक जगह पा सकते हैं। 10 बुकों में भटकना नहीं है, एक ही जगह सारा मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगा, कंटेंट पूरा मिलेगा। तो आप इसको प्रिपेयर करके करंट अफेयर के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप जो नंबर्स दिए गए हैं आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सामान्य सी जानकारी लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, आप देखेंगे फ्री बैचेस चल रहे हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करके भी आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और आप अच्छे से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 470 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे, इससे आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है मॉर्फिन अफीम का मुख्य अवयव है। ऑप्शन बी है अफीम पौधे के अपरिपक्व फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है मॉर्फिन पौधों की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। और ऑप्शन डी है हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मॉर्फिन जो होता है पौधों की पत्तियों से नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आप देखेंगे फूल के ऊपर जो कोटिंग होती है उससे, इसे बीज कोष बोलते हैं, उससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन देखिए, नोस्का पीन पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी है लाइकेन कवक और शैवाल से बने मिश्रित जीव होते हैं। ऑप्शन सी है सेल्यूलोज कपास का प्रमुख घटक है। और ऑप्शन डी है मशरूम एक प्रकार का शैवाल अर्थात एल्गी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मशरूम एक प्रकार का फंजाई होता है, फंगस होता है अर्थात कवक होता है, ना कि शैवाल होता है। बाकी सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है कॉर्क ओक नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी है आलू का तना खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन सी है लौंग एक प्रकार का मसाला है जो पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी है हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा, आप ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले भी आप इसी सीरीज़ में सॉल्व कर चुके हैं और आपने देखा था कि लौंग जो प्राप्त किया जाता है फूल की कलियों से मिलता है। ठीक है, वो सूखी हुई कलियां होती हैं, ना कि पौधों की जड़ों से प्राप्त होगा। बाकी स्टेटमेंट सारे ही करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ये गलत दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अस्थि को क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग बोन इज नोन एज क्लेविकल। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट बोन, ऑप्शन बी है कॉलर बोन, ऑप्शन सी है नी कैप, या फिर ऑप्शन डी है शोल्डर ब्लेड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलर बोन को क्लेविकल नाम से जानते हैं। 475 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला इसमें ऑप्शन देखिए है ऑप्शन ए, शल्य क्रिया में गुर्दा प्रत्यारोपण को ऑर्थोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। इन सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट इज नोन एज ऑर्थोप्लास्टी। ऑप्शन बी है द लेग बोन इज सॉलिड इन द ह्यूमन बॉडी, अर्थात मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वो ठोस होती है। ऑप्शन सी है द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज 12 पेयर्स, अर्थात जो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है पेयर्स में। ऑप्शन डी द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल इज 29। ऑप्शन डी है कि मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें अस्थियों की संख्या कुल 29 होती है। अब इसमें से बताना है गलत विकल्प कौन सा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसमें दिया गया जो शल्य क्रिया है जिसमें गुर्दा प्रत्यारोपण करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, इसको ऑर्थोप्लास्टी बोला जा रहा है। जबकि ऑर्थो वर्ड जुड़ा होता है हड्डियों से, तो ऑर्थोप्लास्टी में क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है, उनकी फंक्शनिंग को रिस्टोर किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑर्थोप्लास्टी, ना कि किडनी ट्रांसप्लांट। जब भी कोई अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है इसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो किडनी अगर आपको पता करना है कि इसको क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट को, तो किडनी ग्राफ्ट बोला जाता है या किडनी एलोग्राफ्ट बोला जाता है। अर्थात एक अंग अगर प्रत्यारोपण किया जाता है तो उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर आर्थोप्लास्टी यूज़ हुआ था जो कि रिलेटेड है बोन से। तो ऑप्शन ए गलत था, वही राइट आंसर हो जाएगा। 476 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, ये पेयर्स दिए गए हैं, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो रेटिनॉल की कमी से किलोसिस दिया गया है। ऑप्शन बी है थायमीन की डेफिशिएंसी से रतौंधी। ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी। और ऑप्शन डी है निकोटिनिक एसिड से पिलाग्रा होता है। बताना है कौन सा सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं विटामिन B3 को, जिसकी डेफिशिएंसी से पिलाग्रा होता है। जबकि बेरी होता है थायमीन अर्थात विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। रेटिनॉल विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। थायमीन की कमी से होगा बेरी। बचा हुआ किलोसी से मैच कर लीजिए, आंसर आपको सारे पता चल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब इसके बाद यह 477 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। अब विटामिन फिर से दी गई हैं और इनका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है विटामिन B7 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ऑप्शन बी है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ऑप्शन सी है विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B7 दिया गया पायरिडॉक्सिन का, ये गलत दिया गया है। जबकि ये विटामिन B6 होता है, ना कि विटामिन B7। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि निम्नलिखित में से किस रोग से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है तपेदिक, ऑप्शन बी है ग्वाइटर, ऑप्शन सी है ल्यूकीमिया और ऑप्शन डी है टाइफाइड। इसका राइट आंसर है जो थायराइड ग्लैंड है ये अफेक्ट होती है ग्वाइटर से। ग्वाइटर डिजीज़ होता है जिससे, जो कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इसके अल्पश्रावण से और अधिक श्रावण दोनों से ही डिजीज़ होती है। यहाँ पर ग्वाइटर इससे रिलेटेड है, ऑप्शन बी राइट होगा। टीबी होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। जो ल्यूकीमिया है ये जो WBCs होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं से रिलेटेड डिजीज़ है। तपेदिक अर्थात टीबी का कॉजिंग एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफी। और ल्यूकीमिया तो मैंने बता दिया, सफ़ेद रक्त कणिकाओं से संबंधित डिजीज़ है ल्यूकीमिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया गोनोरिया। ऑप्शन बी है डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस इज प्लेग। ऑप्शन सी है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज मलेरिया एंड ऑप्शन डी इज डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाइज एथलीट्स फूड। तो इसमें दिया गया है कौन सा कॉजिंग एजेंट है और उससे होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से गोनोरिया दिया गया है, वायरस से प्लेग, प्रोटोजोआ से मलेरिया और ऑप्शन डी है कवक से एथलीट फुट होता है। और आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, जो कि वायरस से होने वाला रोग दिया गया प्लेग, जबकि ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस या फिर पॉस्चुरेला पेस्टिस से, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ना कि वायरल डिजीज़ है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी मानव शरीर के किस अंग से परीक्षण से संबंधित है। मस्तिष्क, आँख, कान या फिर हृदय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, जिसे EEG आप शॉर्ट में बोलते हैं, ये वही है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है देयर आर 10⁻13 मीटर्स इन 1 टेरामीटर। ऑप्शन बी है देयर आर 10⁻⁻6 मीटर्स इन 1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑप्शन डी है देयर आर 3.26 लाइट ईयर्स इन 1 पार्सेक। सभी की देखिए यूनिट दी गई, 1 टेरामीटर में बताया जा रहा है 10⁻15 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर बताया जा रहा है और एक खगोलीय जो मात्रक है वो होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। और पार्सेक भी दिया गया है कि 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं 1 पार्सेक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलत दिया गया। 1 टेरामीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, ना कि 10⁻13।
तो यही गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में किस वस्तु का आकार सबसे मोटा होगा? प्रोटॉन का आकार, ऑप्शन बी है परमाणु नाभिक का आकार, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन अणु का आकार, या फिर ऑप्शन डी है सामान्य जीवाणु की एक लंबाई। और इसका राइट आंसर होगा जो सामान्य बैक्टीरिया की जीवाणु की लंबाई होगी वह इन सब से मोटा होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। 483 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ पेयर्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है कार्डियोग्राम हृदय की गति मापता है, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर आर्द्रता मापता है, ऑप्शन सी है सीस्मोग्राफ भूकंप मापी है, और ऑप्शन डी है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एनीमोमीटर वायु की गति मापता है, ना कि आर्द्रता मापता है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सही विकल्प पूछा गया कौन सा नहीं है, और इसमें कुछ यंत्र दिए गए हैं और उनके उपयोग से रिलेटेड पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की जो गहराई है उसको मापने के लिए, ऑप्शन बी है अल्टीमीटर का उपयोग समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी है मीटर के द्वारा विद्युत विभव का मापन किया जाता है, और ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि यही गलत दिया गया है। अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ना कि विद्युत विभव का, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। रडार इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय मीन्स ऑफ रेडियो वेव्स। ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए लक्स मीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है पायरोमीटर का उपयोग 3500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन डी है स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। इसमें से गलत ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर का उपयोग बताया जा रहा है 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि इसका राइट आंसर होगा 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। तो ये साइंस के कुछ प्रश्नों को आज हम लोगों ने हल किया। कल इसकी लास्ट क्लास होगी, जबकि हम लोग 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। इसके बाद अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, जीएस का अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जिसके आगे के हम लोग 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर सब्जेक्ट के पहले 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर लोग फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका और भी कोई सुझाव है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और लोगों को शेयर करते रहिए और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और ढंग से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लीजिए। बाकी की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ले सकते हैं, जिसमें आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी दी गई है। यदि आप एक ही जगह पर सारा कंटेंट चाहते हैं और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।